स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा शर्मा फ्रॉम मैथ पायरेट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लेजिस्लेचर। तो आई थिंक आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होगा कि 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें से एक तो होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा ऑर्गन होता है आपका जुडिशरी। तो जो आपका फर्स्ट ऑर्गन है लेजिस्लेचर, उसका काम क्या होता है? वो लॉज बनाती है, इट मेक्स लॉज। आपका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है उसका काम क्या होता है? इट इम्प्लीमेंट्स द लॉज। और जो आपका जुडिशरी है उसका काम क्या होता है? उसका रोल क्या होता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट करे हैं, उनका एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं या फिर उनका फॉलो अप, कि उनको लोग कितना प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, कितना डिविएट कर रहे हैं उन लॉज से या कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन लॉज को, वो देखने का काम किसका होता है? आपका जुडिशरी का। तो हमारी ये 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। तो इसमें जो सबसे पहला वाला ऑर्गन है विच इज लेजिस्लेचर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लोग क्या चीज कह रहे हैं? ये कह रहे हैं लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो लेजिस्लेचर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो वो तो इलेक्टेड नहीं होती। हम लोग किसी भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते जहां पे हम जजेस का चुनाव कर रहे हों, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। पर जो हमारे एमपीज होते हैं, जो हमारे एमएलएज होते हैं, ये लोग कौन होते हैं? जो लॉज को बनाते हैं, जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। तो आपने डेमोक्रेसी की एक बहुत फेमस डेफिनेशन सुनी होगी, which is government of the people, by the people and for the people। अब्राहम लिंकन की एक बहुत फेमस कोट है ये। तो वैसे ही जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी लेजिस्लेचर है, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड इट वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक में हम लोग, इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो हम सबसे पहले तो इसमें डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, the functions and powers of the Parliament of India, the law-making procedure, how the Parliament controls the executive, and how the Parliament regulates itself। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इनकाउंटर करोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो हम सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि हमें किसी पार्लियामेंट जैसे बॉडी की जरूरत ही क्यों है? तो पार्लियामेंट क्या होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका संसद। आपने कभी ये वर्ड सुना होगा कि एक संसद है, एक पार्लियामेंट है, जो आपको न्यू दिल्ली में मिलता है। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है वो। और वहां पे सारे आपके एमपीज कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो वहां बैठते हैं, वहां पे लॉज बनाते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और हमारी कंट्री के लिए पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं। सो दैट इज द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत ही क्यों है? तो इसको मैंने कुछ पॉइंट फॉर्मेट में आपके लिए इजी करने के लिए आपको बना के दिया है। तो आप मेरे साथ में अंडरस्टैंड करते जाइए और इसको पॉइंट्स में मार्क करते जाइए। सबसे पहले लोग क्या बोल रहे हैं? लेजिस्लेचर इज नॉट मियरली अ लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो लेजिस्लेचर होती है, मतलब पार्लियामेंट, वो सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। कि अगर मैं ये बोलूं कि आपके जो एमपीज बैठे हैं पार्लियामेंट में वो सिर्फ लॉज बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। उनके और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस। तो वहां पे क्या हो रही है? बहुत सारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रही हैं। डेमोक्रेसी यानी हम विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपका पार्लियामेंट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट की, कि वो एक सेंटर है ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप पार्लियामेंट में वॉकआउट्स के बारे में सुनते हो, प्रोटेस्ट के बारे में सुनते हो, डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में, यूनानिमिटी, कंसर्न्स और कोऑपरेशन। ये सब फिनोमेना, ये सब इवेंट्स रादर
आप एक पार्लियामेंट में देखते हो। तो वहां पे सिर्फ लॉ मेकिंग तो नहीं हो रहा, वहां पे ये सारी चीजें भी हो रही हैं कि वहां पे डिसेंट भी शो किया जा रहा है और आपको असेंट या फिर कोऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि वी नीड अ पार्लियामेंट फॉर हैपनिंग फॉर द अकरेंस ऑफ ऑल दीज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस। सेकेंड रीजन क्या है पार्लियामेंट के होने का? लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। तो पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन आइडियाज के बेसिस पे अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं जो हम लोगों को फेवर कर सकें। ऐसी पॉलिसीज वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो और वहां पे क्या होता है कि वहां पे उन लोगों को अकाउंटेबल भी होल्ड किया जाता है, कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फंक्शन कर रहे हैं और कोई उन पे चेक नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहां पे उन पे चेक्स भी रखे जाते हैं। तो पार्लियामेंट की एक नीड और भी है कि वहां पे हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठा रहे हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। ये इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस है। फिर क्या कह रहे हैं? येट इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर्स आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव। लेकिन फिर भी अभी आप क्या एक नया फिनोमेना देखने को आपको मिल रहा है कि आपका जो लेजिस्लेचर है वो एक जो दूसरा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है विच इज द एग्जीक्यूटिव, उसको अपनी पावर्स लूज करता जा रहा है धीरे धीरे। इसकी पावर्स कम हो रही है लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की पावर्स बढ़ती जा रही है। एग्जीक्यूटिव यानी हम कैबिनेट को एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, कैबिनेट की बात कर सकते हैं। आप धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लोर करेंगे कैबिनेट क्या होती है, तब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कैबिनेट भी एक लेजिस्लेचर का पार्ट है, बट उसका काम कैसा है? उसका काम है एग्जीक्यूटिव वाला। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हम क्या ट्रेंड देख रहे हैं? दैट द पार्लियामेंट इज डिक्लाइनिंग एंड द कैबिनेट इज टेकिंग ओवर इट्स पावर्स। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? अ स्ट्रॉन्ग लीडर हैज टू फेस द पार्लियामेंट एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंप्लीटली जो आपके एमपीज हैं उन्होंने अपनी पावर्स लूज कर दी हैं टू द कैबिनेट, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वो जो कैबिनेट है उसको भी आंसर्स देने पड़ते हैं, आपके जो एमपीज हैं उनको भी आंसर्स देने पड़ते हैं। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि पार्लियामेंट ओवरऑल is a representative institution and it also needs to be accountable and answerable to the people. ये भी उसका एक important role है। अब थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है आपके पार्लियामेंट की? वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट, कि वहां पे एक और चीज क्या होती है? वहां पे डिबेट होती है। और कैसे डिबेट होती है? बड़े ही ओपन तरीके से और एक डेमोक्रेटिक मैनर में। तो ये उसका थर्ड इंपॉर्टेंस है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो हमने सबसे पहली चीज क्या डिस्कस करी कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस वहां पे होती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए? कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। अब हम देखते हैं इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस। तो फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि चाहे मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं चाहे मैं जुडिशरी की बात करूं, इन दोनों में से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव क्या है? आपका लेजिस्लेचर। तो वो हमारे देश की डाइवर्सिटी को, हमारे देश के लोगों के व्यू पॉइंट्स को एक रिप्रेजेंट करने वाला इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए भी हमें उसकी नीड है, हमें उसकी जरूरत है। ये इसका फोर्थ इंपॉर्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंस मैं पार्लियामेंट की क्या पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट is vested with this power and we too are vested with this power to choose and replace the government whenever we need. तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमने, आपको नॉर्मल फॉर्मेट तो पता ही है कि पार्लियामेंट में लोग कैसे जाते हैं। पहले इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? हम लोग, द कॉमन पीपल। हम लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो जाके बैठ जाते हैं पार्लियामेंट में। अब हम बार बार तो उनको डिसमिस नहीं कर सकते, बार बार तो उनको अपनी पोजीशन से नहीं हटा सकते कि आप एमपीज अब हट जाओ, हम किसी और को वहां पे बैठाना चाहते हैं। तो ये काम हमारे बिहाफ पे कौन कर रहा है? ये काम कर रहे हैं बाकी के एमपीज, बाकी की ऑपोजिशन। इन लोगों का काम क्या होता है? आपकी पार्लियामेंट में जो एमपीज बैठे हैं, जो गवर्नमेंट जिन्होंने फॉर्म की है,
उन लोगों को बार बार चेक्स और बैलेंसेस के थ्रू मैनेज करना। तो ये आपकी पांचवी इंपॉर्टेंस है ऑफ अ पार्लियामेंट। दिस इज द फिफ्थ रीजन व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो हमने पांच पॉइंट्स इनफैक्ट डिस्कस किए, 5 रीजंस डिस्कस किए कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसकी मैं बात कर रही थी, जिन चेक्स एंड बैलेंसेस की मैं बात कर रही थी कि आपके पार्लियामेंट में जो बाकी एमपीज बैठे हैं वो चेक एंड बैलेंस वाला काम और दूसरे एमपीज पे करते हैं या गवर्नमेंट पे करते हैं। तो इसके हम 2 एग्जाम्पल्स एक बार डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2002 से 11 मार्च। तो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर से थे, उनको एक अपनी पॉलिसी को विच वॉज इंक्रीज इन फर्टिलाइजर प्राइसेस को रोल बैक करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनको बहुत इंटेंस ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी थी पार्लियामेंट के ऑपोजिशन वाले एमपी से। ये अपोजिंग पार्टी थी पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्या हुआ जब उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि हमें इंक्रीज करने चाहिए फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस, तो जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने उनको काउंटर किया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, लोगों को प्रॉब्लम हो गई। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो गवर्नमेंट थी बेसिकली, उनको ये लॉ को रोल बैक करना पड़ा। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 1998 में, जब गवर्नमेंट ने हाइक कर दिए थे यूरिया के और पेट्रोलियम के प्राइसेस। तब क्या हुआ था, जो ऑपोजिशन थी उन्होंने एक वॉकआउट कर दिया था। वॉकआउट यानी पार्लियामेंट में से उठ के वो लोग चले गए थे। इस वजह से क्या हुआ, दिस फोर्स्ड द फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर यशवंत सिन्हा टू रोल बैक द हाइक इन यूरिया प्राइसेस। तब भी सेम चीज हुई थी कि उनको फिर से रोल बैक करना पड़ा, अपनी पॉलिसी को हटाना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा अपनी पॉलिसी को। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम उन पे काम कर रहा था थ्रू दी ऑपोजिशन के फेस में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दैट इज वाई वी नीड द पार्लियामेंट। ये हमारा पॉइंट प्रूव कर रही है ये चीज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब आपने सुना होगा कि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन से हाउसेस हैं वो। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। The legislature of the states is described as the state legislature. तो पार्लियामेंट जब हम शब्द यूज कर रहे हैं, जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो हम यूज कर रहे हैं आपके जो न्यू दिल्ली में आपकी लेजिस्लेचर लोकेटेड है। ठीक है, अब लेकिन बहुत सारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स भी हैं इंडिया में, तो उनकी भी अपनी एक लेजिस्लेचर होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ये डिफरेंट टर्म हम उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे नेशनल लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में देयर आर 2 हाउसेस, और इसको हम कहते हैं बाइकेमरल लेजिस्लेचर। ये 2 हाउसेस कौन से हैं? एक तो है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसका दूसरा नाम राज्यसभा भी है, और एक है आपका हाउस ऑफ द पीपल, जिसका नाम लोकसभा भी है। ठीक है, फिर आगे ये लोग क्या कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ एस्टैब्लिशिंग ईदर अ यूनिकेमरल और अ बाइकेमरल लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट का तो हमें पता चल गया कि पार्लियामेंट में क्या है, बाइकेमरल लेजिस्लेचर, एक होगी लोकसभा, एक होगी राज्यसभा। पर जो आपके 28 स्टेट्स हैं, उनके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो यूनिकेमरल हो सकते हैं, यूनिकेमरल यानी ओनली 1 हाउस, या फिर वो बाइकेमरल हो सकते हैं यानी 2 हाउसेस, जैसे कि पार्लियामेंट में है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। ठीक है, तो अब इंडिया में क्या है, ओनली 6 स्टेट्स हैव अ बाइकेमरल लेजिस्लेचर। इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास दोनों अपर और लोअर हाउसेस। वो 6 स्टेट्स कौन सी है, एक बार हम देख लेते हैं। तो वो स्टेट्स हैं आपकी आंध्रा, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। तो उसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एडजेसेंट स्टेट्स को याद कीजिए। एडजेसेंट यानी जो साथ साथ वाली है। तो यूपी के साइड में आता है बिहार, तो हम यूपी बिहार याद कर सकते हैं। तेलंगाना के साइड में आता है आंध्र प्रदेश, तो हम आंध्र प्रदेश तेलंगाना याद कर सकते हैं। और फिर हम महाराष्ट्र और कर्नाटका, वो भी आसपास ही आते हैं, ऊपर महाराष्ट्र नीचे कर्नाटका, तो हम उनको भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो यूपी बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका, ये आपकी वो 6 स्टेट्स हैं जहां पे आपको 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमारा सवाल क्या चल रहा है कि व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस। तो उसके लिए मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करे हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है
Countries with large size and much diversity usually prefer to have two houses of the national legislature to give representation to all sections and all geographical regions. कि जो देश साइज में थोड़े बड़े होते हैं और जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत होती है, तो वहाँ पे एक लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए हमें दो हाउसेस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, फर्स्ट रीजन तो ये हो गया. सेकेंड रीजन क्या है कि हमें दो हाउसेस क्यों चाहिए? बिकॉज इट मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसीडर्ड. कि कभी भी मान लो लोकसभा ने कोई डिसीजन लिया तो दो हाउसेस हैं, तो वो डिसीजन उसके बाद में फिर राज्यसभा में भी जाता है. और अगर लोकसभा ने वो हेस्ट में लिया होगा डिसीजन, बहुत तेजी से लिया होगा या फिर बिना सोचे समझे लिया होगा, तो क्या होगा? राज्यसभा उसको करेक्ट कर सकती है. एंड वाइस वर्सा, कि अगर राज्यसभा ने कोई डिसीजन लिया है तो लोकसभा उसको करेक्ट कर सकती है. तो एक चेक और बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी आपको दो हाउसेस की जरूरत है. और फर्स्ट रीजन हमने क्या देखा? ये सेकेंड रीजन है. फर्स्ट हमने देखा कि लार्ज कंट्री विद अ डाइवर्स पॉपुलेशन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी आपको दो हाउसेस की जरूरत है. अब आपको ये दो रीजन समझ में आए होंगे, तो इसमें आप ये दो पॉइंट्स के फॉर्म में इसको मार्क कर सकते हैं. अब हम थोड़ा थोड़ा कॉम्पोजिशन को डिस्कस करते हैं राज्यसभा की और लोकसभा की. तो राज्यसभा क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो राज्यसभा किसको? राज्यसभा नाम से ही पता चल रहा है, राज्यों की सभा. तो राज्यसभा क्या कर रही है? आपकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. और लोकसभा नाम से कैसा लग रहा है? लोक, लोगों की सभा. तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो राज्यसभा है, इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इनडायरेक्टली कैसे इलेक्टेड? कि हम लोग क्या देखते हैं कि कॉमन पीपल जो हैं, हम अपने स्टेट के इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में हम लोग अपने एमएलएस को चूज करते हैं स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. अब ये जो एमएलएस हैं, ये सब मिलके राज्यसभा के मेंबर्स को, आपके पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है उसके मेंबर्स को चूज करते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है. डायरेक्टली होते तो हम ही इलेक्ट कर रहे होते इन राज्यसभा के मेंबर्स को, बट ऐसा नहीं है. हम किसी और को इलेक्ट कर रहे हैं, वो किसी और को इलेक्ट कर रहे हैं. सो हेंस राज्यसभा मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. एक और फीचर क्या है राज्यसभा का? कि वहां पे आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज असिमेट्रिक. इसका मतलब क्या होता है? दैट रीजन्स और पार्ट्स हैविंग लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द सेकंड चेंबर देन रीजन्स हैविंग लेस पॉपुलेशन. ठीक है. तो अगर मैं ये बोलूं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, हम उसको डिस्कस करते हैं अभी. ठीक है. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपका जो राज्यसभा है वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन कैसी है? असिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन आपका यूएस में कैसी रिप्रेजेंटेशन है? इट इज सिमेट्रिक. क्या है वहां पे? इन द यूएस एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट. तो वहां की जो अपर बॉडी है उसको हम सेनेट बोलते हैं. जैसे हम लोग राज्यसभा अपनी अपर बॉडी को बोलते हैं, वो लोग उसको सेनेट कहते हैं. ठीक है. तो अब यूएस में क्या है? 50 स्टेट्स हैं. जैसे हमारे यहाँ 28 स्टेट्स है, तो वहां पे 50 स्टेट्स हैं. अब हर स्टेट से आपको दो रिप्रेजेंटेटिव्स आपके सेनेट में मिलते हैं. तो टोटल कितने हो गए? 100 लोग हो गए टोटल. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में अगर 28 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट में क्या है? दो मेंबर्स नहीं है. हर स्टेट से सेम इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है. इक्वल या फिर सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है. यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन असिमेट्रिक है. असिमेट्रिक यानी कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से ज्यादा मेंबर्स, जिनकी पॉपुलेशन कम है वहां से कम मेंबर्स. ठीक है. इसका एग्जांपल इन्होंने क्या डिस्कस किया है? जैसे कि आपका यूपी में, यूपी में क्या है? उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1998.12 lakhs है. ठीक है. तो उनको सीट्स डिफरेंट मिलेंगी. और सिक्किम की पॉपुलेशन कितनी है? 6.10 lakhs. उनको सीट्स कम मिलेंगी. इनको मिलेंगी ज्यादा सीट्स, इनको मिलेंगी कम सीट्स. इसको हम कहते हैं असिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? द सिस्टम of representation adopted for the Rajya Sabha is different from that in the US. अभी हमने देख लिया. The number of members to be elected from each state has been fixed by the
4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें 12 शेड्यूल्स हैं और राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन की बात जो है 4th शेड्यूल में की जाती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि states with larger population get more representatives than states with smaller population. Obviously अभी हमने देखा कि सिक्किम की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ की रिप्रेजेंटेशन भी कम होगी, यूपी की ज्यादा है तो वहाँ की रिप्रेजेंटेशन भी कम होगी और इसको हम कहते हैं असिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टर्म होता है 6 इयर्स का और वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं अपनी सेम पोजिशन। Every 2 years, 1/3 of the members of Rajya Sabha complete their term and elections are held for those 1/3 seats only. तो ऐसा क्या एक सिस्टम है राज्यसभा में कि मान लो एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रही हूँ कि वहां पे 60 मेंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हर 2 साल बाद क्या होगा, एवरी 2 years में क्या होगा, 60 में से 1/3 मेंबर्स यानी कि 20 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे, तो बच्चे 40 मेंबर्स। ठीक है, अब इन 20 मेंबर्स के लिए दोबारा इलेक्शंस होंगे हर 2 साल के बाद में। ठीक है, इसीलिए हम राज्यसभा को एक नेवर फुल्ली डिसॉल्व्ड हाउस बोलते हैं या फिर एक परमानेंट हाउस भी कहते हैं। एक परमानेंट हाउस है कि 40 मेंबर तो एग्जाम्पल है ही कि 40 मेंबर तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, मतलब 2/3 मेंबर्स तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे और 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे या फिर उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उनका टर्म क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें, इसका एडवांटेज क्या है, इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि बाई चांस अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है किसी साल में तो क्या होगा उस टाइम पे, द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। तो हमको पता है कि राज्यसभा में जो 2/3 लोग हैं वो तो प्रेजेंट ही हैं, तो अगर कोई अर्जेंट मैटर उस टाइम पे अराइज होता है तो वो डिस्कस किया जा सकता है इजीली even when लोकसभा is dissolved। ठीक है, अब आपके 12 मेंबर्स ऐसे हैं राज्यसभा में जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते, उनको एमएलएस इलेक्ट नहीं करते, उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वो कौन लोग होते हैं, जो कि जिन्होंने अपना मार्क छोड़ा होता है इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल वर्क। तो ये इन फील्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और कितना होता है इनका नंबर, 12। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये हमने डिस्कस किया राज्यसभा के बारे में। अब हम छोटा सा सेक्शन लोकसभा के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये कैसी असेंबली है, कैसी सभा है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होगी। डायरेक्टली यानी कि हम जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, वो लोग ही इसके मेंबर्स को रादर इलेक्ट करेंगे, इन एमपीज को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आपका जो देश होता है वो कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बट जाता है जिनकी पॉपुलेशन रफली इक्वल होती है। ठीक है, 1 representative इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर मैं बोलूं कि ये मान लो इंडिया है, तो इंडिया का क्या होगा कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बट जाएगा, कुछ हिस्सों में बट जाएगा और इनमें ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन होगी कि मान लो यहाँ 21 है तो यहाँ 20 है, 19 है, 21 है, 20, 19, तो ये रफली इक्वल पॉपुलेशन के कुछ हिस्सों में आपकी कंट्री बट जाती है, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है इलेक्शंस जब होते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इस टाइम पे 543 हिस्सों में हमारी जो कंट्री है वो बटी हुई है फॉर लोकसभा इलेक्शंस। देन दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो हमने क्या देखा था राज्यसभा में, तो क्या है, हर 2 years के बाद 1/3 न्यू मेंबर्स आपके ऐड होते हैं और पुराने वाले चले जाते हैं, ओल्ड चले जाते हैं। लेकिन आपका लोकसभा में क्या होता है, मान लो 543 लोगों को इलेक्ट किया गया है, तो ये 543 के 543 हर 5 years में चले जाएंगे, अपनी सीट्स को छोड़ देंगे और दोबारा से इन 543 सीट्स पर ही इलेक्शन होंगे। ठीक है, अब क्या होता है 5 years का, तो इसका मैक्सिमम टर्म है, ये मैक्सिमम इतना
सर्वाइव कर सकती है, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड if no party or coalition can form the government or if the prime minister advises the president to dissolve the Lok Sabha and hold fresh elections. पर इन 5 years से पहले भी 4th year में, 3rd year में, 2nd में, इवन 1st year में या फिर कुछ months में भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, किसको? लोकसभा को। राज्यसभा को नहीं किया जा सकता डिसॉल्व। इट इज अ परमानेंट हाउस, हमने अभी देखा इट्स अ परमानेंट हाउस, और इसके लोग क्या है, वो सस्टेन करेंगे एक लॉन्गर पीरियड के लिए, लेकिन इसको 5 years से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन सी कंडीशंस में? तो पहली कंडीशंस तो क्या है, इफ नो पार्टी और कोलिजन ऑफ द कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट रीजन ये है कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई कोलिजन नहीं है, या फिर सेकंड रीजन क्या है इसका, कि जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, जब वो डिसॉल्व हो जाती है तो दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं इन सारी सीट्स के लिए। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने इसमें 2 टॉपिक्स डिस्कस करे हैं। सबसे पहले तो व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की ही क्यों जरूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर सेकंड हमने देखा कि हमें 2 हाउसेस की क्यों जरूरत है, और इन 2 हाउसेस में हमने इन हाउसेस के फीचर्स को भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द लेक्चर, share it with your friends. Thank you so much for listening patiently. Thank you.